हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट के जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस और स्ट्रेटजी। ठीक है, सिलेबस आपका यही है। मैं 2-3 बार पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ। पर फिर भी जो नए बच्चे हैं और जो जानना चाह रहे हैं कि मैडम एक बार से फिर बता दीजिए और हमें टॉपिक बता दीजिए कौन से हमें ज़्यादा काम करना है जिन पर, और कुछ टॉपिक ऐसे जिन पे हम कम काम करें, मतलब ज़्यादा मेहनत ना लगाए। ठीक है, टॉपिक ऐसे भी है जो उनको बिल्कुल ना भी करोगे तो काम चल जाएगा, जो पिछले कई सालों से एग्जाम में नहीं भी आ रहे हैं। तो इसलिए आज एक बार से फिर मैं उसके सिलेबस को आपके सामने जो है डिस्कस कर रही हूँ कि क्या इसका सिलेबस रहा है। हालांकि लास्ट में जब एचटेट हुआ था तब भी मैंने डिस्कस किया, स्क्रीनिंग हुआ तब भी किया, सब्जेक्टिव हुआ तब भी किया था, और एक बार से फिर करती हूँ। ठीक है, तो यही आपका स्क्रीनिंग का और सब्जेक्टिव का यही रहा था आपका जो भी पैटर्न रहा था। सब्जेक्टिव में भी यही रहा था, बस कुछ टॉपिक थोड़े से ज्यादा पूछे देते, कुछ थोड़े कम पूछे गए थे। ठीक है, सिलेबस यही रहना है। तो प्राचीन भारत सबसे पहले जो आप डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, आपके वही 4 पार्ट रहेंगे। प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, और एक आपका विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री है। चारों के चारों टॉपिक में से इक्वल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 क्वेश्चन अप डाउन, मतलब कभी मॉडरेट से 2 ज्यादा पूछ लिए तो कभी वर्ल्ड से ज्यादा पूछ लिए, इतना ही है। आपको सबसे पहले यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपका सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए। आपका सिलेबस आपके सामने रहेगा, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप अपने फोन की स्क्रीन पे इसको रखिए या इसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। सिलेबस पहली एक कंडीशन होती है अगर आप किसी एग्जाम को सीरियसली तैयार कर रहे हो तो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। इसको ही आप पहली चीज को सीरियस लेके चलोगे तो लगेगा आगे आप हर चीज को सीरियस लेके चलोगे। तो ये आपको याद रखना है। और आपको पता है वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो ये वाला स्टेट आपको जरूर 100% श्योरिटी करना है कि आप इसमें अपना पूरा का पूरा फोकस रखें। तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है इसका कि बहुत ज्यादा डरने वाला सिलेबस है। 60 नंबर का आपका जो सिलेबस रहता है। ठीक है, और इसमें इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको पढ़ना, बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं, मतलब छूटे हुए हैं इसमें। और बहुत सारा सिलेबस आपको नहीं भी करना है, तो वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला एक मेन टॉपिक आपको जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो सोर्सेज हैं, ये वाला टॉपिक जो आपको है पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई डेफिनेशन आए, चाहे कोई बुक्स आए, चाहे कोई अभिलेख आए, यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम इस वाले टॉपिक को करेंगे, और जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेज होंगे। एक तरह से एक नया टॉपिक इसमें ऐड हो गया है, हिस्टोग्राफी। ठीक है, हिस्टोग्राफी का एक टॉपिक इससे मतलब पूछा जाता है, जैसे क्रोचे की डेफिनेशन पूछ ली, एच कार की डेफिनेशन पूछ ली, कॉलिंग की डेफिनेशन पूछ ली। तो ये इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड जो है डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता आखेटक संग्रह से नव पाषाण क्रांति। हम प्री, प्रोटो और हिस्ट्री 3 पार्टों में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं एंशियंट को। तो जो प्री हिस्ट्री है उसके अंदर हम पाषाण काल वगैरह को पढ़ते हैं। ठीक है, पाषाण काल में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये आपको तीनों पार्ट करने हैं। और नव पाषाण पे स्पेशली इसमें हाईलाइट किया हुआ है नव पाषाण क्रांति। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा काम करना है। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पढ़नी है, वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी है। तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा स्थल एवं प्रमुख विशेषताएं। पूरा स्थल जो भी साइट है, क्या पढ़ना है इसमें, आप जो साइट होती हैं, मेनली 7 साइट है और उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी साइटें हैं। उन साइटों में जो खास विशेषताएं मिलती है वो जाननी है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन है 837 अवशेष कहाँ से मिला, जो कब्रिस्तान है वो कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से। जैसे स्नानागार पूछ लेते हैं, और कुछ ऐसे जैसे स्टेडियम के साक्ष्य पूछ लिए, और कांस्य दर्पण पूछ लिया, इस तरह की इक्का गाड़ी पूछ ली। ऐसे जो है साइटों की विशेषता ही पूछ ली, ये कहाँ से मिली है। ठीक है, उसके बाद इनकी खोजकर्ता का भी पूछ लेते हैं, ऐसे करके इनके बारे में पढ़ना है। तो लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनना हड़प्पन वाला। उसके बाद है धार्मिक प्रवृत्तियां, वैदिक, बौद्धिक, जैन। ठीक है, वैदिक काल को हमने पढ़ना है। वैदिक काल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेद में से कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
चारों वेद है, उपवेद है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ है, इस तरह से पूछ लेंगे, आरण्यक है। ऐसे पूछने के बाद फिर उनका है, वो जाते हैं आर्थिक और जो सामाजिक जीवन है उनकी तरफ। सामाजिक और आर्थिक जीवन से कोई भी एक वर्ड उठाएंगे और उसके बारे में पूछ लेंगे कि इसका क्या मतलब है। कोई भूमि का नाम ले देंगे, ठीक है, या फिर किसी भी मतलब जैसे बोलते हैं भूमि का नाम डाल दिया, जैसे खिल क्या है, अपहृत क्या है, वास्तु क्या है, इस तरह से भूमियों के नाम डाल दिए जाते हैं। या फिर मौर्य काल की और वैदिक काल का कोई भी एक वर्ड डाल दिया, शब्द डाल दिया, भी ये मौर्य काल से है कि ये आपका ये इससे है, वैदिक काल से, इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महाजनपद, ये इनका फेवरेट टॉपिक है। महाजनपद है, ये इनका जो है फेवरेट टॉपिक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से तो अक्सर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि लास्ट ही ईयर एक क्वेश्चन है 2023 में कि कथा वस्तु का संकलन जो है वो कब किया गया था। अभी कथा वस्तु क्या था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा। अभिधम पिटक है, जैसे उसी को कथा वस्तु कहा गया है, ठीक है। और अभिधम पिटक का संकलन कब किया गया था, तो वो तृतीय बौद्ध संधि में किया गया था। तो पूछ लेते हैं सूत पिटक का, अभिधम पिटक का, विनय पिटक का, इनका जो है संकलन कब किया जाता है, ठीक है। या फिर दोनों जो संगतियां हैं, या दोनों जो महायान और हीनयान है, ये डिवाइड कब होती है, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर हीनयान और महायान की अलग अलग विशेषता पूछ ले। तो एक बेसिक क्वेश्चन से ना उठ के थोड़ा क्वेश्चन लेवल मॉडरेट होता जा रहा है, पर मॉडरेट टफ भी नहीं है, हाँ पेपर थोड़ा मॉडरेट होता जा रहा है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी अब नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, महाजनपद। हाँ, महाजनपद जो है इनका वो फेवरेट टॉपिक माना जा रहा है आजकल का, कि भाई 16 के 16 महाजनपद है। और उसके बाद जो मगध है, इनमें से क्वेश्चन 101% आता है, ठीक है। चाहे तो उन 16 महाजनपद की किसी की भी कैपिटल आपसे पूछ ले, मिलान करने में पूछ ले, या उसके बारे में मगध के बारे में आपसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, उनकी कैपिटल पूछ ले। या पूछ ले अवंती को किसने मिलाया, अभी लास्ट ईयर यही क्वेश्चन था, अवंती को किसने मिलाया था। तो पाटलिपुत्र किसने बनाई, किलेबंदी किसने कराई, या फिर कुछ वे दो अस्त्र अजातशत्रु ने जो अस्त्र यूज किए थे, जो उसने क्या कहा, किसने यूज किए थे, क्या नाम उनका था, ये सब पूछा जाता है इस बारे में, ठीक है। तो महाजनपद एक कुल मिला के आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जितना आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। ये प्रशासन वाला भी भाई बहुत ही फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है प्रशासन से, ठीक है। राजनीति से चाहे इतना नहीं भी आ रहा है, क्योंकि राजनीति सबको ऑलमोस्ट याद होती है, प्रशासन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कि जो उनका सेंट्रल लेवल केंद्रीय प्रशासन है, वो स्पेशली जो डिफाइन किया है कौटिल्य ने, उसके बारे में पूछा जाता है, प्रशासन के बारे में, ठीक है। और आपको क्या दे दिया जाएगा, मंत्री परिषद थी एक बहुत बड़ी, जिसके जो मेंबर बहुत सारे थे। आप किसका का क्या कार्य है पूछ लेंगे आपसे, जैसे आपका है ये लक्षणाध्यक्ष, रुपयादर्शक, या फिर समाहर्ता, इनसे पूछ लेंगे कि इनका क्या कार्य था मिलान करने में, ठीक है। उसके बाद बहुत बार पूछा जा रहा है, बार बार, कि इनका वेतन पूछा जाता है, कितने पण था, ठीक है। 24,000 किसका था, 12,000 किसका था, 48,000 किसका था। ये पण से रिलेटेड क्वेश्चन भी इनका काफी फेवरेट हो रहा है, ठीक है। समितियां पूछ ली जाती है, कितनी समितियां थे, कितने मेंबर थे, सेना में कितनी थी, आर्थिक में कितने थे, ऐसे करके, ठीक है। मैगस्थनीज के द्वारा भी जो समितियां बताएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये प्रशासन जो है पूरा अच्छे से पढ़ना है, जो हमें केंद्र से लेकर और हम जब गांव तक पहुंच जाएंगे, वो पूरा ही हमें अच्छे से पढ़ना है। विदेशी आक्रमण एवं उनके भारतीय संस्कृति में समावेश, बहुत ज्यादा आपको इस पे डीप काम नहीं करना। विदेशी आक्रमण जो आए थे, विदेशी आक्रमण के आने के बाद जो जो यहाँ प्रभाव पड़े हैं, जो हमने पढ़े हैं, जैसे सिकंदर का आक्रमण है, दारा बाहु का, जो भी है मेन मेन हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। और उनके प्रभाव पड़ने जो भी यहाँ इफेक्ट पड़े थे। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर मौर्य कालीन राज्य तथा भारत में राजनीतिक विकास। ये जो उत्तर मौर्य कालीन, जिसको मौर्योत्तर कालीन हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक मौर्योत्तर कालीन, इसमें आपने पढ़ा होगा विदेशी जनजाति और देसी जनजाति, ठीक है। विदेशी जो विदेश से आकर अटैक कर रही है भारत पे, और देसी जो भारत में रहकर ही भारत पर अटैक कर रही है, जैसे हम पढ़ते हैं ना सुंग कर्ण सातवाहन, ठीक है। उसके बाद इंडो ग्रीक है, शक है, पहलव है, कुषाण है, ये सारे टॉपिक आपके मौर्योत्तर काल में आते हैं। नेक्स्ट है राज्य एवं भारत में राजनीतिक विकास, ठीक है। ये हो गया, ये मौर्योत्तर कालीन का है, इनको पूरा अच्छे से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है
दक्षिण राज्य। अब जब हम एंशियंट पढ़ रहे होते हैं ना, तो साइड में ही आपका क्या चल रही होती है, दक्षिण में भी राज्य चल रहे होते हैं। तो वो जो हम पढ़ते हैं स्पेशली चालुक्य, पल्लव और चोल, ये वाले तीनों के तीनों हमें एक साथ पढ़ने होते हैं। प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य व्यापार, ये पूरा जब एंशियंट हम पढ़ते हैं तो लास्ट में जो टॉपिक होता है, जैसे व्यापार, मौर्य काल का व्यापार, गुप्त काल का व्यापार, एक स्पेशल टॉपिक है ये व्यापार, ठीक है। तो वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापार से रिलेटेड, तो वो भी हमें पढ़ना है। व्यापारिक मार्ग भी, बंदरगाहें जो इनकी है, कि पश्चिम में कौन सी बंदरगाह थी, पूर्व में कौन सी बंदरगाह थी, कहाँ से व्यापार होता था, किसके साथ व्यापार होता था, वो पढ़ना है। कौन सी चीजों का ज्यादा व्यापार होता था। गुप्त एवं वर्धन साम्राज्य, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, ये गुप्त वंश के बारे में भी पूछ रहे हैं और वर्धन वंश के बारे में भी। राजनीतिक को इतना फोकस नहीं किया इन्होंने, क्या बताया कि साम्राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासन के बारे में मेनली आपको पढ़ना है। विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार, विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार, कला एवं स्थापत्य प्राचीन काल से उत्तर काल। ये कह रहे हैं कि ये जो कला और स्थापत्य है, आपको कहाँ से लेके, हड़प्पा से लेके जितना भी उन कुछ भी कला है उनकी, कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी जो चीजें मिली है, उसके बाद वैदिक काल से लेके, उसके बाद मौर्य काल से लेके, बौद्ध, और आपको पढ़ते हैं ना बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में गांधार शैली, मथुरा शैली, ठीक है। फिर मौर्य काल में, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका गुप्त काल, सबसे मेन है ही गुप्त काल में। तो कला और वास्तुकला का काफी जो मंदिर है, ईंटों के बने मंदिर है, ये सारे हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये है आपका गुप्त काल का और मतलब वर्धन वंश का। नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन भारत। ओके, ये आपका एंसेंट का है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बताने में मैंने थोड़ा क्वेश्चनों को डिफाइन किया कि ऐसे से याद करना है, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो टॉपिक है, ताम्र पाषाण काल है, महापाषाण काल है, लोहा युगीन संस्कृति है, वो कहीं भी ऐड नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही वहां से कोई क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का अच्छा टॉपिक है भाई, ये अच्छा सा, मतलब ये आपका पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाते हैं। एंशियंट थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, पर मध्यकालीन और जो आपका मॉडर्न है वो आपको इजी ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका मध्यकालीन में ना, मतलब आपको सभी को पता है कि मध्यकालीन स्टार्ट होता है 712 से, मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से लेके, और इसका एंड होता है लास्ट में जब पानीपत की लड़ाई होती है। जो आपका एंड क्या होता है वहां पे एंड होता है सल्तनत काल का। फिर आपका मुगल आएगा, और मुगल के चलने के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी जो उसके रहेंगे, उसमें ही स्टार्ट हो जाते हैं काफी लड़ाई झगड़े और अंग्रेजों का ज्यादा ही रोल उसमें, और फिर आ जाती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यकालीन में आपको 712 से लेके शुरू करना है। ध्यान रहे आपसे किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो आपसे ये जो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राजा, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से सीधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका, नेक्स्ट जो रहेगा प्रशासन की नीतियां। मेनली जो आपको क्या याद रखना है, सल्तनत जब आप पढ़ लेते हैं, मुगल काल पढ़ लेते हैं, तो उसमें उसके बाद उनकी जो प्रशासन है, नीतियां हैं, ये सब पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रशासन हर किसी का पूछा जा रहा है, प्रशासन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रशासन हर किसी का पूछा जा रहा है, वही प्रशासन में क्या आपका आर्थिक है, सामाजिक है, उसके बाद सांस्कृतिक है, ये सारे आपके इनकी जो प्रशासन से अलग भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है विजयनगर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर से तो पूछा ही पूछा जा रहा है, इसके प्रशासन से भी पूछा जाता है, राजनीति से भी पूछा जाता है। लास्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित है, ठीक है। तो वंश पूछ लेंगे, कौन से वंश से है, सुलू से है, तुलु से है, ऐसे पूछ लेंगे, तो वो तुलु वंश से था। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि इनके प्रशासन से रिलेटेड भी विजयनगर से 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, विजयनगर से 2 से 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से उठाए गए हैं। तो ये नहीं पता चलता उनको कौन सा टॉपिक अच्छा पसंद आ जाता है, जिससे वो कई सारे क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। तो विजयनगर भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी
को स्पेशल इंडिकेट किया है उसको अच्छे से पढ़ना है। और शिवाजी पढ़ेंगे तो पूरे मराठा ही आपको पढ़ने हैं, पूरे पेशवा आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मराठे और पेशवा पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते ही हम बीच में ही चले जाते हैं मॉडर्न में, तो मराठे मराठे और पेशवा इतना लंबा चलते रहते हैं। मध्यकालीन कला है, स्थापत्य है, भाषा है, साहित्य इत्यादि है। मध्यकाल में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ का साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक्स वगैरह है, वास्तुकला है, वो सब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और उसके बारे में नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, भक्ति, सूफी, सिख और नैनार परिवार। यहाँ से क्वेश्चन ना ऐसा हो सकता है एक सूफी से डाले या एक भक्ति से डाले या नैनार से डाले या अलवार से डाले या फिर हर में से एक एक क्वेश्चन उठा ले। यहाँ से आपको भक्ति पढ़ना है, सूफी पढ़ना है, सिख गुरु पढ़ने हैं, नैनार और अलवार इनको साथ में पढ़ना है। व्यापार और वाणिज्य, कला, स्थापत्य, शहरी के अंदर। मध्यकाल जब हम पढ़ते हैं आपको पता है बहुत सारे नगरों का उदय होता है, ठीक है, अलग अलग नगर बसाए जाते हैं, नहरों का विकास होता है, तो उन सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के जो सोर्सेज हैं, 18वीं शताब्दी में भारतीय यूरोपीय कंपनी और बंगाल में अन्य भारतीय राज्यों से उनका संघर्ष। देखो बंगाल को स्पेशली बोला गया है तो बंगाल से हर बार क्वेश्चन आता है। जब कंपनियां भारत में आ रही हैं, वन बाय वन एक एक कंपनियां भारत में आती रहती हैं, ठीक है, तो एक सिस्टम से आ रही है। सबसे ज्यादा जो पड़ाव अपने पैर यहाँ जमा रहा है वो अंग्रेज जमा रहे हैं। हालांकि फ्रांस भी थे पर उनको धीरे धीरे निकाल दिया गया। सबसे एंड में जो गए थे, हालांकि गोवा में सबसे एंड में कौन थे भाई, डच। तो पर इतना ज्यादा पुर्तगाली पर ये नहीं था कि उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्रशासन फैलाया था। जो लंबा चौड़ा प्रशासन जो फैलाया था वो किसने फैलाया था, वहां पे अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों की सबसे पहली नजर जाती है बंगाल पे, और बंगाल में ही वो ऐसे फंसते हैं कि वहां पे फंस के ही अपने पैर फंसा लेते हैं, ठीक है। जिसमें वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां की नवाबों का क्या रोल रहा था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, संधियां जो पूछी जाती है, इलाहाबाद की संधि, बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि, ये सारी पूछी जा रही है। शासकों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बंगाल से रिलेटेड, उसके बाद अवध से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में द्वैत शासन, ये सब एक सिस्टम से चलता आएगा। फिर जैसे जैसे हम ना बंगाल में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू टैक्स जो राजस्व स्टार्ट करते हैं, और वहीं से उनकी नीतियां स्टार्ट होती है। और भू राजस्व व्यवस्था एक वो अपनी ही बनाते हैं, जिसमें हम स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रेतवाड़ी ये पढ़ते हैं ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। बंगाल से रेवेन्यू वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर देंगे वो, दीवानी, फौजदारी, ये सब कानून अपने हिसाब से उनके चलने लगेंगे। और उसके बाद वो टैक्स अपने हिसाब से लगाना शुरू कर देंगे। ये चीजें अब उनका जो पैर यहाँ जमाने में हेल्प कर रही है। धीरे धीरे उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे लोग उनका प्रतिरोध करेंगे, उनके टैक्स से रिलेटेड, सैनिकों से रिलेटेड। तो फिर होती है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति भी इनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन रह नहीं सकता, ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है 1857 की क्रांति से। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे, बुक्स पूछी जाती है कई बार 1857 से रिलेटेड, जो बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है, चाहे सावरकर की जिस किसी भी बुक है वो पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब मैं डिफाइन करने लगूंगी सिलेबस के साथ चीजों को तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, जीनत महल, जीनत महल का संबंध किससे है। तो जीनत महल का संबंध आपसे पूछे हजरत बेगम का संबंध, और आप कंफ्यूज हो जाओगे लखनऊ कि दिल्ली तो अगर पढ़ा होगा तो आपसे तुरंत से ध्यान आ जाएगा, जीनत तो बहादुर शाह की पत्नी थी, ठीक है, तो दिल्ली से संबंध है। उसके बाद जो आपका बेगम हजरत के बारे में पूछे, भाई वो तो ब्रिटिश कादिर की माँ है, तो उसके लिए संरक्षण में उसने क्या है क्रांति की थी। तो कुछ भी पूछे आपसे, पूछे कौन सी क्रांति किस दिन कहाँ पे हुई थी, मेरठ पे कब हुई थी, झांसी में कब हुई थी, डेट पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चीजों को जहां पे आपका कंफ्यूजन होता है, किसने क्रांति को दबाया, ठीक है, हडसन ने कहा क्रांति को दबाया ऐसे करके, और कैंपवेल ने कहा दबाया। तो हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण, महिला एवं निम्न जाति मुक्ति। ये क्या है, एक तरह से महिलाओं के बारे में, निम्न जाति जो आंदोलन चले थे उनके बारे में, सब इसमें पढ़ना आपको, ठीक है। ब्रिटिश शिक्षा नीति, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आती है, ठीक है, जिसमें हम हार्टोग समिति पढ़ते हैं, सैडलर आयोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे इसके अंदर है।
रेलवे कमीशंस है, विश्वविद्यालय है, आयोग है, इस तरह से रिलेटेड सभी आप यहाँ पढ़ोगे। उपनिवेशीकरण और स्वदेशी वस्त्र उद्योगों पर इसका प्रभाव। औद्योगिकरण का उदय, देखो धीरे धीरे इनके क्या है, यहाँ आपने फैक्ट्रियां स्थापित की थी, ठीक है, कृषि जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, मशीनों ने उसका काम ले लिया था, मजदूर जो जो आम किसान थे वो मजदूर बन गए थे, और उद्योगों की स्थापना हुई थी। उसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ा, भारत की कुटीर उद्योगों पर क्या उसका इफेक्ट पड़ा, सभी जो है खत्म हो गए थे मोस्टली। सूती वस्त्र पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सूती वस्त्र अब उनको बड़ी बड़ी मशीनों से तैयार मिलने लगा था, और यहाँ का सूती वस्त्र उन्होंने बंद कर दिया था, यहाँ से कच्चा माल लेने लगे थे। अपने वहां पे जाके भी उन्होंने सूती वस्त्र पर टैक्स लगा दी थी कि इंडिया से कोई सूती वस्त्र नहीं जाएगा, कितना कितना टैक्स उन्होंने लगाया था। तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान शहरीकरण की स्थापना, अब जो शहर हो रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियां स्थापित होती है, कलकत्ता है, सूरत है, ये शहरों की स्थापना हो रही है, बंदरगाहें हैं जहां जहां से व्यापार कर रहे हैं, तो वो सब इसमें पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय, अब राष्ट्रवाद का तो ऑब्वियसली उदय ही होगा जब वो भारत में तानाशाही कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं, तो राष्ट्रवाद का उदय होगा, जिसमें आपको क्रांतिकारी पढ़ने हैं, जिसमें आपको ये जो आपके उदारवादी और उग्रवादी पढ़ने हैं, क्रांतिकारी पढ़ने हैं, तो वो सब राष्ट्रवाद के उदय में ही आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 स्वतंत्रता एवं विभाजन तक, देखो 85 जब कांग्रेस की स्थापना होती है और 1947 आपको स्पेशल डिफाइन कर दिया, इसके बीच का सारा ही इतिहास आपको पढ़ना है। कांग्रेस का बनना, उसके बाद चाहे आपका कुछ भी होता रहे, चाहे आपका फिर बंगाल विभाजन हो, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो, उसके बाद चाहे आपको जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं, जैसे दिल्ली षड्यंत्र है 1912 में, ठीक है, ऐसे करके आपका फिर कांग्रेस का विभाजन है या दोबारा उनका मिलन है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ते जाना, 1947 तक रुकना आप, ठीक है। पर एक स्पेशल टॉपिक आपको ऐड किया, देखो गांधी जी का रोल सबसे ज्यादा पढ़ना है, कितना क्या रोल रहा था, और एक आजाद हिंद फौज की स्थापना। ये आजाद हिंद फौज की स्थापना अलग से मेंशन किया हुआ है, 1885 से 47 दे दिया, फिर भी आजाद हिंद फौज को स्पेशल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन वो क्या होता है कि जब एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक में, और वहां से लेके उसका यहाँ से चले जाना, जब आपको आपने पढ़ा है 39 38 39 में वो बार बार अध्यक्ष बनते हैं, जिससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि इनकी जो पट्टा भी सीता रमैया की हार हो जाती, तो गांधी जी कहते हैं मेरी हार, सीता की हारी मेरी हार है। तो वो क्या करता है कि नाराज होकर चला जाता है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी यहाँ पे जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से उसके जाने का कैसे कैसे कहा जा रहा है, कहाँ पहुंचेगा, जर्मनी किससे मिलेगा, फिर जापान, जापान में क्या काम करेगा, समानांतर सरकार बनाएगा, सरकार में किस किस विभाग को किस किस मेंबर को नियुक्त करेगा, वो पूरा ही आपको पढ़ना है। आजाद हिंद फौज का गठन, उसके बाद उन पर चलाया गया जो मुकदमा, मुकदमे के बाद भी उनकी जो वकालत कौन कर रहा है, मतलब एक पूरा ही आजाद हिंद फौज क्या है एक टॉपिक बन जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण, इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष। ये कह रहे हैं कि संविधान सभा को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, जिससे प्रस्ताव किसने पारित किया था, दूसरी बैठक, स्थायी मेंबर, अस्थायी मेंबर, किस विभाग के किस किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, ठीक है, किस संविधान में कितना टाइम लगा था, ये सब हमें पूरा संविधान का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की जो भूमिका पढ़नी है, हरियाणा का तो भाई एग्जाम है, तो हरियाणा की भूमिका कि कहाँ कहाँ हरियाणा में किस किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में रोल अदा किया था। तो ये आप हरियाणा जीके में भी पढ़ते हो और आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपकी कौन सी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए आप एंशियंट मेडिवल मॉडर्न वही सिलेबस है जो आप बार बार पढ़ रहे हो, फिर भी एक बार से आपको ये हो जाता है कि मैडम आके हमें थोड़ा सा बता दे तो हमारा माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाए, है ना। मैडम आके बताएगी तो हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे पढ़ने पे। देखो आज से ही, अभी जिसने शुरू नहीं किया ना, तो आज से रवि से पढ़ेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो सिलेबस नहीं हो पाता कवर, ठीक है। तो फिर बाद में ये कहते हैं कि मैडम इतना पढ़ा रखा बाहर से नहीं हो रहा पूरा, है ना। तो आप प्लीज जितना आपको पढ़ाया जाए ध्यान से पढ़िए,
और अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, बाकी तो भगवान जी पे छोड़ दीजिए, आप अपनी तरफ से तो 100% कीजिए ना। तो ये है विश्व इतिहास। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। 11th की एनसीईआरटी उठानी है आपको, बस 11th की एनसीईआरटी उठानी है। उसमें से सिर्फ ये 2 या 3 टॉपिक नहीं है जो 11th की एनसीईआरटी है, बाकी सारे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्टली टॉपिक उसके अंदर है। मैंने आपको पहले भी कहा है, 2 से 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। मैंने भी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, और एक बार फिर मैं एनसीईआरटी शुरू कर रही हूँ, फिर से मैं पढ़ा देती हूँ एनसीईआरटी को, ठीक है। तो अभी तभी क्या था, जो आप पढ़ते हैं तीनों पार्ट साथ साथ पढ़ते रहना, उसके बाद 11th की एनसीईआरटी। बाकी ये मिस्र है, यूनान है, ये सब भी अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगी मिस्र और यूनान। मानव विकास का इतिहास, होमो सेपियंस फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका मेसोपोटामिया है, मिस्र है, यूनान है, रोम की सभ्यताएं हैं, इस्लाम का उदय है, धर्म युद्ध है, जो है कन्फ्यूजवाद, यहूदी और फारसी, ये एक में ही है, धर्म युद्ध में ही आ रहे हैं सब, ठीक है। यूरोप के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में चर्च की भूमिका, सामंतवाद, पुनर्जागरण, ये अलग अलग टॉपिक है सारे। सामंतवाद का अलग है, राष्ट्रवाद का अलग है, और पुनर्जागरण अलग है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या था, ये मंगोल वाला टॉपिक अलग से है, ठीक है। धर्मयुद्ध वाला अलग से है, इस्लाम का उदय अलग से है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये मध्यकालीन यूरोप में जो शहरी केंद्रों का विकास है, हम पुनर्जागरण में ही पढ़ते हैं। उसके बाद माया सभ्यता है, इका सभ्यता, ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। और उसके बाद 17वीं और हालांकि न्यू एनसीईआरटी में से हटा दिया है, पर अभी सिलेबस में है। सिलेबस न्यू आता है, अपडेट होता है, तो शायद पता नहीं आएगा कि नहीं ये टॉपिक, पर अभी तक ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, जापान है, चीन है, आधुनिकीकरण, यूरोपीय उपनिवेश के साम्यवादी राज्य तक, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है ध्यान से। और विषय से संबंधित शिक्षा शास्त्र दोबारा पढ़ा देती हूँ आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप अक्सर कंफ्यूज रहते हो। ये एनसीईआरटी है 11th, उसका टॉपिक है मानव विकास का इतिहास, होमो सेपियंस का उद्गम, प्राग ऐतिहासिक मानव इतिहास, औजार इत्यादि, ये सब एक ही टॉपिक के अंदर है। औजार भी है, उनकी जातियां भी है, सब इसमें बताइए भी कौन कौन से होमोनिड है, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस सेपियंस है, ये सारे एक ही उसके टॉपिक के अंदर है। मेसोपोटामिया सभ्यता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था। जिगुरात है, और क्या था आपका किलाक्सर लिपि पूछी गई थी, और एक दो पॉइंट और पूछे गए थे। मिस्र की सभ्यता है, यूनान है, यूनान से क्वेश्चन पूछा हुआ था, रोम से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और चंगेज खां और मंगोल साम्राज्य, जो जो बनाया था मंगोल साम्राज्य, वो चंगेज खां के द्वारा ही उसको एक तरह से स्टेब्लिश किया गया था, तो वो पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जा, लास्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो उनकी सेना के बारे में, तुमन किसे कहते हैं, सेनापति को क्या कहते हैं, परिषद क्या होती है, कबीला क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन। कन्फ्यूशियसवाद, यहूदी और फारसी, ठीक है, ये एक ही टॉपिक के अंदर है, ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक। उसके बाद यूरोप के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में चर्च की भूमिका, ये आप कैथोलिक और प्रोटेस्ट चर्च जो है वो पढ़ेंगे, जो पुनर्जागरण के अंदर हम एंट्री करेंगे इससे, ठीक है। उसकी, जिसको धर्म सुधार आंदोलन भी बोलते हैं, धर्म सुधार टॉपिक बोलते हैं इसको, फिर पुनर्जागरण स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मध्यकालीन यूरोप में शहरी केंद्रों का विकास, माया और इका सभ्यता, ये एक टॉपिक है। उसके बाद 17वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद, इंडो चीन में राष्ट्रवाद, ये जो चाइना और जापान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना और जापान से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट एग्जाम में कि जापान का संविधान कब बना था। संविधान में पूरा ही आपको याद करना है, कितने सदन थे, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। साम्राज्यवाद, जापान और चीन में आधुनिकीकरण, यूरोपीय उपनिवेशवाद में साम्यवादी राज्य तक, वही चीन ही पूछा गया है। विषय से संबंधित शिक्षा शास्त्र, पैडागोजी, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया पैडागोजी से रिलेटेड, ज्यादा एक आधा क्वेश्चन वो हमारे जनरल नॉलेज पे ही आधारित होता है। तो ये आपका सिलेबस है, जिसको मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बता दिया है। आप अपने सिलेबस को सामने रखिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ आए 2-3 बार देखिए, जो पहली बार तैयारी कर रहा है समझ आ जाएगा, टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा क्लियर होंगे आपको पढ़ने से, ठीक है। सिलेबस बस आपके सामने होगा, आप पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ आ जाएगी।
तो ये आपका सिलेबस था, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको कराऊंगी 2023 में जो अभी दिसंबर में जो पीजीटी एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और बात है आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ना शुरू करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है आप। और फर्स्ट पेपर आपको बहुत ज़रूरी है साथ में पढ़ना, खाली हिस्ट्री पढ़ने से काम नहीं चलता। ठीक है, खाली हिस्ट्री एक चीज़ को आपको पार नहीं करा सकती, आपको साथ में पहला जो पार्ट है वो भी रखना है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो से पूछ सकते हो पर्सनली भी, सभी के पास मेरा नंबर होता है। आपकी कोई भी क्वेरी है मैं सभी का आपको पता है रिस्पॉन्स करती हूँ। और आप मुझसे कोई भी आपके बारे में कोई भी पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।